पिछले 8 दिनों में हमास ने लगातार 5 ऑपरेशंस किए हैं इजराइल के खिलाफ, आईडीएफ के खिलाफ। गाजा के अंदर पूरा का पूरा जो एक मैथोलॉजी इजराइल बिल्ड करना चाह रहा था, जो एक माहौल, जो एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा था कि वो लगातार मार रहा है, गाजा के लोगों को स्टार्व कर रहा है, गाजा की हार नजदीक है, हमास खत्म हो रहा है, पूरी की पूरी तरह से वो टूट गया है। सिलसिलेवार तरीके से अब इजरायली अखबारों ने खुद छापा है। जो बातें अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपको लगातार हमने बताई हैं एक एक करके, कैसे हमास ने हमले किए हैं। और कल वाला जो एक तरह का क्लाइमैक्स था बेत हनून में जो हमला हुआ था, उसके बाद आज फिर राफा में एक हमला हुआ है। और इस तरीके से देखिए तो 5 हमले पिछले 8 दिनों में हो गए हैं। अब उसको मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए लेबनान फ्रंट पे हिजबुल्लाह को लेके बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं। सीरियन फ्रंट पे जो सीरिया की जो जुलानी सरकार है और फिलिस्तीनी जो वहां फोर्सेज हैं, उनके बीच जो नया संघर्ष शुरू हुआ है वो आगे बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको भी हम आपके सामने इसी वीडियो में ला रहे हैं। हमने सोचा था उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, लेकिन फैक्ट्स जो आते रहे जिस तरह से दिन भर, फिर डीबी लाइफ में भी मैं था और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि मुझे आज ये एक जो 2 विषय हैं, इंडो पाक जो साउथ एशिया का जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है साउथ एशिया, वो प्लस वेस्ट एशिया पे जो एक ट्रेडिशनल हम आई उस पे हमारा एक्सपर्टीज। लेकिन देखिए क्योंकि साउथ एशिया एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है और वेस्ट एशिया ऑलरेडी है, और जिसके बारे में हम अमरीश मिश्रा स्पीक्स मशहूर है उसी के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो साउथ एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये कैसे इससे जुड़ा हुआ है ये भी आपको बताएंगे। हम डिटेल्स भी बताएंगे जो चीज सामने आ रही है, क्या हो रहा है, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि ये चीज कैसे साउथ एशिया और वेस्ट एशिया यहां पर जुड़ी हुई है। और अगर आपको याद हो तो इसके पहले हम बोल चुके हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशिया में शुरू हो रहा है, ये मतलब जो वेस्ट एशिया में शुरू हुआ, ये साउथ एशिया एक ना एक दिन आएगा। तो देखिए पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके की पूरी परिस्थिति बनी, हमने आपको पूरा रिपोर्ट किया। हमने यहां तक बताया आपको कि सैयद आदिल हुसैन शाह नाम का जो कश्मीरी कुली था, उसने अपनी जान दे दी लड़ते हुए आतंकवादियों के खिलाफ। बहुत ही हृदयवर्धक घटना। 28 की फिगर लोग बता रहे थे, अब कह रहे हैं 26 टूरिस्ट मारे गए हैं। और जो कश्मीरी कुली और एक और कश्मीरी मुस्लिम, उसको मिला के 28 लोग हो गए। पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रदर्शन हो रहे हैं। इलाहाबाद में मुस्लिम्स के साथ साधु संत बाहर आ गए प्रदर्शन करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाते हुए, आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए। मस्जिदों में बाकायदा वहां पर एक लाउड स्पीकर्स पे पढ़ा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी घटना हुई है कश्मीर में, इसका मजहब से कोई मतलब नहीं है और मुस्लिम इसको बुरी तरह से कंडेम करते हैं। जहां ये एक तरफ ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऊपर के स्तर पे क्या हो रहा है, हम लोग देखिए थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दें, क्योंकि वो बिल्कुल एक मौजू टॉपिक है। और उसके बाद फिर हम फिलिस्तीन और वेस्ट एशिया पे आते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले भारत ने जो एक इंडस वैली ट्रीटी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसमें यह है कि जो इंडस नदी है और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, उसमें जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है यानी सतलज, ब्यास और रवि, उस पर भारत का अधिकार रहेगा। और झेलम, चेनाब और इंडस, ये जो 3 मतलब वो 5 नदियां कहते हैं, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज मिला के 6 हो गई इंडस को मिला के। तो जो इंडस, झेलम और चेनाब है वेस्ट की तरफ की, वो उस पर पाकिस्तान का अधिकार, और जो ब्यास, सतलज, रवि है उस पर भारत का अधिकार। लेकिन ब्यास, सतलज, रवि का पानी पाकिस्तान में भी बहता है, झेलम, चेनाब का भी कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के काम आता है। तो ये जो हुई थी कि पानी शेयर हम करते रहेंगे। और 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, कारगिल वॉर हुई, सारी चीजें इतने लंबे समय से बॉर्डर टेंशन होते रहे। लेकिन इंडस वैली, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस पे कोई कुटाराघात नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, भारत की सरकार ने कहा है कि इंडस वैली की जो ट्रीटी है उसको हम इंडस वाटर की जो ट्रीटी है उसको हम अभी सस्पेंड करते हैं। हालांकि देखिए उसमें
कथनी ज्यादा है, करनी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो भारत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो पानी पाकिस्तान जाने से रोक सके। पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो पानी यहां आने से रोक सकते, ये भारत आने से रोक सके। हालांकि कुछ डैम्स जो बनने वाले थे, पानी को और डाइवर्ट करने वाले थे, दोनों इंडिया पाकिस्तान के जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स थे, उनको वो जरूर सस्पेंड हुए हैं। उसके बाद देखिए जो एक पाकिस्तान, जो इंडिया ने काफी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दिया है। कई जगह जो कुछ ट्रेड को भी सस्पेंड किया है। वीजाज जो है जो पाकिस्तानी के, उनको रिवोक किया है। डिप्लोमेटिक जो मिशंस हैं उनको बंद कर दिया है। उधर पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को क्लोज करने की बात कही है। सिख जो वहां पर पिलग्रिम्स हैं पाकिस्तान में, जो कि मतलब तीर्थ यात्री हैं, उनसे कहा गया 48 घंटे में पाकिस्तान खाली करो। फिर पाकिस्तान ने जो इंडियंस को सार्क प्रोग्राम जो साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन, पूरा एक जो सार्क बना था, उसके तहत जो वीजाज दिए जाते थे, इंडिया पाकिस्तानीज को देता था, पाकिस्तानीज इंडिया को देते थे, वो भी सबके सब कैंसिल हो गए हैं। और इंडियन हाई कमीशन का स्टाफ पाकिस्तान में केवल 30 लोग रह गए हैं। और पाकिस्तानी एयर स्पेस इंडियन एयर स्पेस के लिए क्लोज हो गई है। अब ये एक तरफ हो रहा है। फिर सीमा पे एक तरह से जो वेपन्स मतलब फायर का आदान प्रदान है, वो भी शुरू हो गया है। और इसमें देखिए लीपा वैली है, वहां पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच फायर एक्सचेंज हुआ है और जबरदस्त फायर एक्सचेंज हुआ। हालांकि अभी वो पूरी एक ये जो गोली चली थी, ये अभी रुकी हुई है। अब यहां से देखिए आपकी 16 अप्रैल को पाकिस्तान के जो कि इस समय पाकिस्तान की आर्मी वहां पर सब कुछ है। जो पहले पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो जेल में है। और पाकिस्तान में ये दौर चलता रहता है कि सेना सत्ता में रहती है, उस पर सत्ता पे उसका काबिज हो, मतलब सत्ता पे काबिज होती है। फिर सेना अनपॉपुलर होती है, फिर इलेक्शंस होते हैं, कोई चुन के आता है, फिर वो हटा दिया जाता है, फिर सेना आ जाती है। तो ये साइकिल चलती है पाकिस्तान में। अभी जो सेना के प्रमुख हैं जनरल मुनीर, उन्होंने 16 अप्रैल को एक भाषण दिया था अभी, जिसमें उन्होंने बहुत दिनों बाद किसी पाकिस्तानी एक हाई रैंकिंग ऑफिसर, नहीं ये हाई रैंकिंग क्या, ये तो एक तरह से पाकिस्तान की सत्ता है, इन्होंने बहुत दिनों बाद एक 2 नेशन थ्योरी जो पुरानी जिन्ना की थी, जिसके आधार पर भारत का पार्टीशन हुआ था कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग लोग हैं, और जो 1857 की लाइन के बिल्कुल खिलाफ था, उसको इन्होंने दोहराया। ये जनरल मुनीर ने 16 अप्रैल को इन्होंने कहा कि हम लोग जो हमारे फोरफादर्स हैं हिंदू मुस्लिम, ये अलग लोग हैं, हम लोग के कस्टम्स अलग है, हम लोग का धर्म अलग है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें उस समय भी जो जिन्ना कहते थे उसका कोई मतलब नहीं था। और उसी तरह के आर्गुमेंट हिंदू महासभा और आरएसएस भी कहता था कि हिंदू और मुस्लिम अलग हैं। तो ये जो देखिए अभी इस चीज को कहना जनरल मुनीर का, उसके बाद पहलगाम अटैक होना, और पहलगाम अटैक में जिस तरह से धर्म पूछ के मारा गया, और उसके बाद जो वहां पर जनता थी, लेकिन उसने जिस तरह से विरोध किया इस चीज का, और जो कश्मीरी जनता जो सड़क पे निकल आई और उसने विरोध किया, ये सारी चीजें हो रही है। और इसके बैकड्रॉप पे देखिए एक और चीज है जो इंटेलिजेंस मिशन की है। अब क्या है कि पाकिस्तान ने एक इंडिया पे चार्ज लगाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। यानी फॉल्स फ्लैग मतलब कि भारत ने खुद कराया और ब्लेम पाकिस्तान पे डाला। क्योंकि भारत हिंदू मुस्लिम डिवीजन चाहता है, अभी जो उसकी राजनीति चल रही है इस देश में, उसको फॉल्स फ्लैग कहते हैं। तो ये नजम सेठी जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने ये चार्ज लगाया कि इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को जबरदस्ती ब्लेम किया। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इस चीज पे प्रमाण प्रस्तुत करे कि जो वो कह रही है कि पाकिस्तान का हाथ पहलगाम के पीछे है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये नहीं था, इसको डिनाई करे। और पाकिस्तान पर जो एक जब तक, चूंकि देखिए इसमें सारी चीज प्रूफ आप जब देंगे तब अंतर्राष्ट्रीय ताकतें आपके साथ होंगी। और उसके बाद कोई भी इंडिया पाकिस्तान कोई भी ताकत हो जिसके साथ प्रूफ रहेगा, जिसके साथ सच्चाई का पहलू ज्यादा रहेगा, उसके साथ देखिए इंटरनेशनल फोर्सेस रहेंगी। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। मामला इसलिए इतना सिंपल नहीं है
क्योंकि इसके पीछे जो इस कॉन्फ्लिक्ट को साउथ एशिया में बढ़ाया जाए, इसके पीछे जो अमेरिका इजराइल नेक्सस है, इसका बहुत बड़ा इसकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रही है। और बार बार इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती ना हो, उस दोस्ती को खत्म करने के लिए, चाहे वो परवेज मुशर्रफ अटल बिहारी वाजपेयी के बीच बातचीत हो, उसमें इंटरनल प्लेयर्स भी थे जिन्होंने बात खराब की, लेकिन उनको डायरेक्शन कहां से मिला था, ये भी एक सवाल है। और अभी जो पूरी चीज है क्या है, अमेरिका में ट्रंप डीप स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है, ये तो देखिए साफ है। उसने यहां तक कह दिया है कि पुतिन जो है उसके वो यूक्रेन को, जेलेंस्की को पुतिन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। और ये उसने इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कहा है कि जो बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, और उसमें ईरान भी आता है क्योंकि रशिया और ईरान एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में है, तो उसने कहा कि ये सारी ताकतें मिलके दुनिया को चला सकती हैं या दुनिया में एक बैलेंस ऑफ पावर बना सकती है। ट्रंप की ये कोशिश है, तो ट्रंप ये चीज कराएगा ऐसा मुश्किल लगता है। लेकिन जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जो ट्रंप को फेल करना चाहता है, वो ये करा दे, उसकी इसमें भूमिका हो सकती है। पाकिस्तान के ऊपर देखिए चीन का भी प्रभाव है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का प्रभाव अभी भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि कम हुआ है। और इमरान खान तो एक समय उसके अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन अब जो भी स्थिति है, मैं देखिए पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि ये अच्छा है, ये अच्छा था, वो बुरा था। मैं इंडियन हूं, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकता हूं। लेकिन ये स्थिति जरूर मैं देख सकता हूं कि वहां पर पाकिस्तान में अभी जो पूरी स्थिति है, जिस तरह से बलूचिस्तान डिस्टर्ब्ड है, तहरीके जो टीटीपी डिस्टर्ब्ड है, उसमें पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि रॉ का हाथ है। इधर इंडिया आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान की एजेंसीज इंडिया में टेररिज्म को रिवाइव कर रही है। तो पूरे दोनों तरफ से माहौल खराब किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से जब माहौल खराब होता है तो उसके पीछे अमेरिका होता है। हमेशा दोनों तरफ से अगर माहौल खराब हो रहा है और पैरेलल चल रहा है, तब ये अमेरिका का ही हाथ है, जो दोनों तरफ से, जो अमेरिका की फोर्सेज इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में है, जो अमेरिकन फोर्सेज पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में। और अमेरिकन फोर्सेज का मतलब ट्रंप से नहीं है, जो अमेरिका का डीप स्टेट है, जो कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए वो रहता है, जो उसकी सीक्रेट एजेंसीज हैं, जो CIA है। और उसके साथ भाई, जब आप अमेरिका की बात करिए, इजराइल की बात आप छोड़ नहीं सकते, इजराइल उससे नत्थी है, तो मोसाद का भी इसमें हाथ हो सकता है। हो क्या सकता, मतलब एक दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। हालांकि मोसाद इस समय फंसा हुआ है, इजराइल खुद फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जो अमेरिका का रोल है भारत और पाक में युद्ध कराने का, और हम लोग जो अमेरिकन डीप स्टेट का, और हम लोग ये मतलब अमेरिकन डीप स्टेट का रोल है भारत और पाकिस्तान में युद्ध कराने का। ये एक बहुत खतरनाक बात उभर के सामने आ रही है। इस चीज को पे नजर रखना जरूरी है। आगे से हम अलग वीडियोस बनाएंगे इस टॉपिक पे अलग, और वेस्ट एशिया पे अलग। अब देखिए, वेस्ट एशिया पे अगर हम आते हैं तो हमने आपको बताया किस तरीके से हमास ने एक के बाद एक इजराइल और IDF के इनिशिएटिव्स को पीछे कर दिया। 17 अप्रैल 2025 को हमास ने जो खान यूनिस का नज्जार एरिया है, उसमें 3 अलग अलग घटनाओं में 2 इजरायली बुलडोजर्स, D9 बुलडोजर्स, मरकवा टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां, कम से कम 2 ऐसी गाड़ियां उड़ाई, और इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस से। उसके बाद 19 अप्रैल को बेत हनून का जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हुआ, जिसमें पहले एक स्टॉर्म जीप जो इजरायली आर्मी की थी, जिसको फीमेल IDF सोल्जर्स चला रही थी, उस पर हमास के फोर्सेस ने RPG रॉकेट लॉन्च किया, और उसके बाद जो बचाव के लिए व्हीकल आई, उसके ऊपर फिर लॉन्च किया RPG रॉकेट, और इससे 1 इजरायली सोल्जर मारा गया और कम से कम 5 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए, 3 महिला IDF सोल्जर्स घायल हो गए। फिर 20 अप्रैल 2025 को अल तुफा, जो कि ईस्टर्न गाजा में है, वहां पर एक सुरंग को रिग करके एक IDF फोर्स को लुभा के हमास के लोग लाए, और फिर उस सुरंग में एक्सप्लोजन हो गया। IDF को बहुत उससे बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर 23 अप्रैल को जो मुराग एक्सेस, जो नया एक्सेस राफा में जो अमेरिका बनाना चाह रहा है नेत्जरीम एक्सेस की तरह, तो मुराग एक्सेस जो उसने राफा में बनाया है, एक बफर जोन टाइप, वहां पर
हमास ने हमला करके वहां भी 2 इजरायली सोल्जर्स को घायल किया। एक के बाद एक ये घटनाएं हमास कर रहा है। और उसके बाद देखिए जो आज का जो मंजर है, आज इजराइल उन सारी घटनाओं को जब एनालाइज कर रहा है तो इजराइल की तरफ से ये पूरी बातें आ रही हैं कि ये देखिए एक नया पैटर्न हमास लेके सामने आ रहा है कि गुरिल्ला वॉरफेयर से भी जो एक सूक्ष्म चीज होती है कि हिट एंड रन, जो हिट एंड रन मैंने आपको बताया था कि हिट एंड रन गुरिल्ला जो लड़ाई होती है उसका मेन एस्पेक्ट होता है। लेकिन बीच में हमास ने जब ये संधि होने वाली थी 19 जनवरी वाली, उसके पहले हिट एंड स्टे की पूरी पॉलिसी अपनाई थी। अब ये देखिए जो इजरायली अखबार छाप रहे हैं कि हमास इंटेंड्स टू एस्केलेट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड बाय कैरिंग आउट एडिशनल एम्बुशेस इन अ गुरिल्ला स्टाइल मैनर। एडिशनल एम्बुशेस मतलब जो इम्प्रोवाइज जो आईईडीज ब्लास्ट कर रहा है, उसके अलावा इस तरह के गुरिल्ला अटैक्स। हमास सीक्स टू इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन, यानी जो सीज फायर नेगोशिएशन चल रहा है उसमें वो एम्बुशेस, नए नए एम्बुशेस प्लान करके वो उसके पूरे कोर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। उसके बाद देखिए जो 7 अक्टूबर 2023 में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें जो नीर यज्जाक सेटलमेंट पे करीब 90 हमास के फाइटर्स ने अक्टूबर 7 को हमला किया था, बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, उसकी जो रिपोर्ट सामने आई और जो सेटलमेंट के लोगों के साथ जब इजरायली आर्मी ने उसको शेयर किया तो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट सेटलमेंट के जो इजरायली सिटीजन उनकी तरफ से आया कि इसमें तो सच है ही नहीं, इसमें तो ये बताया ही नहीं गया कि कितनी देर तक जो उस सेटलमेंट की एक स्पेशल फोर्स थी वही लड़ती रही हमास से घंटों, कोई मदद आईडीएफ की तरफ से नहीं आई। और इसको लेके एक बड़ा जबरदस्त, और मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे जो कफ्र अजा हो गया, नाल ओज हो गया, बेरी हो गया, जो तमाम सेटलमेंट्स पे हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया था, उसकी जो अलग अलग जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने उनसे वहां की जनता खुश नहीं है। आईडीएफ सच नहीं बोल रहा है और उधर शिनबेग और नेतन्याहू में लड़ाई चल रही है, उसके बारे में रोज हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए जो अब जो आईडीएफ का नया असेसमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो रिजर्व फोर्सेस आईडीएफ में नहीं आ रही हैं, उधर हमास ने अटैक्स बढ़ा दिए हैं, इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें अब आईडीएफ और नेतन्याहू वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं गाजा को और दे कैनॉट सेट देयर ओन टर्म्स। ये पूरी बात सामने आ गई है। उसके बाद देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2 टर्किश फुटबॉल टीम्स उनके बीच टर्किश कप जो होता है उनका नेशनल कप, उसके सेमीफाइनल मैच में दोनों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। फिर देखिए वेस्ट बैंक में एक के बाद एक घटनाएं हुई। हिब्रोन के इदना टाउन में गोली चली कम से कम 3 घंटा आईडीएफ और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के बीच। उसके बाद बेत काहिल ब्रिज हिब्रोन, यहां पर 5 मोलोटॉफ कॉकटेल्स पैलेस्टीनियन यूथ्स ने इजरायली फोर्सेस पर फेंके। उसके बाद देखिए जो गाजा से खबर आई कि 53 कम से कम बच्चे मैल न्यूट्रिशन से उनकी जान जा चुकी है 19 जनवरी के बाद से, और खास तौर पर 18 मार्च के बाद सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी जान मैल न्यूट्रिशन से, गोली से नहीं, मैल न्यूट्रिशन से। गोली से तो अलग मारे जा रहे हैं, वो तो सैकड़ों में संख्या है, लेकिन जो मैल न्यूट्रिशन से ये हो रहा है। और 17 बच्चे एक्सट्रीम कोल्ड में, जब बहुत ठंड थी दिसंबर में, उस समय 17 बच्चे ठंड से मारे गए थे। फिर यमन ने कल तक लगातार हमला किया है और आज भी एक हमला एक्सपेक्टेड है जब आज रात में, तो वहां पर जो यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के अब्दुल मलिक अल हूती है, उन्होंने कहा है कि जो अरब देश है वो बुरी तरह से फेल हुए हैं और कह रहे, और ये जो बात है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को डिसआर्म किया जाए, ये बिल्कुल गलत है और ये कभी डिसआर्म नहीं होंगे और ना ही हम रुकेंगे और हमारा भी ऑफेंसिव पूरी तरह से जारी रहेगा। फिर वेस्ट बैंक पे वापस आते हैं तो इजरायली सेटलर्स ने पैलेस्टीनियन घरों पे किफ्ल हारिस जो कि सल्फेत के उत्तर में है, वहां पर उन्होंने हमला किया और करीब 15,000 सेटलर्स वहां पर घुसे। 5,000 फिलिस्तीनी जो वहां पर लोकल लोग हैं उनसे उनकी लड़ाई घंटों चली और उसके बाद 15,000 सेटलर्स को पीछे हटना पड़ा। फिर देखिए आज जो कम से कम 12 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए अलग अलग घटनाओं में, खासतौर पे अर्द हलावा जो एरिया जबलिया का है वहां पर। सीरिया में ये घटना हुई कि एक कुनैत्रा से
इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ने की उन्होंने उफानिया में कोशिश की, लेकिन वहां उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और ये लगातार हो रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि अल-शरा जुलानी ने किस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स को, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के फाइटर्स और हमास के फाइटर्स को गिरफ्तार किया है, और उसको लेके बहुत गुस्सा है वहां, खासतौर पे सीरिया की सुन्नी जनता में, सुन्नी अरब जनता में, और वो लोग इजराइल के साथ और ज्यादा कन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं। फिर देखिए जो वेस्ट बैंक में नूर शम्स कैंप तुलकरेम के ईस्ट में, वहां पर अल महजर जो नेबरहुड है वहां लड़ाई हुई। फिर खान यूनिस में कम से कम 3 अलग अलग घटनाओं में जो वहां पर जो रेगुलर फोर्सेस है हमास की, उनके साथ नहीं, लेकिन वहां की जनता, गाजा में कम हुआ है, वेस्ट बैंक में ज्यादा होता है कि जनता अपने लोकल हथियार लेके सामने आ जाती है, गाजा में भी लेकिन ये होना शुरू हो गया है। उधर न्यूयॉर्क सिटी में जो इतमार बेन गिविर गया था, इजराइल का जो मिनिस्टर है सबसे ज्यादा जो मतलब नफरती, उसको वहां पर घेर लिया गया, उसको कहा गया तुम नाजी हो, तुम अपराधी हो, और उसको वहां जुइश जो एंटी जायनिस्ट जुइश है उन्होंने भी घेरा वहां पर अमेरिका में, और जो और भी वहां पर प्रो पैलेस्टीनियन यूथ है उन्होंने। फिर देखिए जो एक और फुटबॉल मैच में जो मोरक्कन क्लब है शबाब रिफ, उसके भी सपोर्टर्स ने फिलिस्तीन, एक मैच चल रहा था, फिलिस्तीनी झंडा उन्होंने लहराया। और फिर देखिए खलील अल हैया जो हमास के लीडर हैं, वो फिर से कायरो गए हैं। एक नया प्रपोजल आया है जिसमें यह है कि 5 से 7 साल की ट्रूस होगी और हमास सारे कैदी छोड़ेगा और उसके बदले फिलिस्तीनी भी कैदी छोड़े जाएंगे। परमानेंट सीज फायर की बात को कम कर दिया जाएगा 5 से 7 साल की ट्रूस में, और उस 5 से 7 साल की ट्रूस में इसमें फिर बातचीत होगी कि फिलिस्तीनी समस्या को कैसे हल किया जाए। अभी इसमें इजराइल का रिस्पांस नहीं आया है, हमास का भी पूरी तरह से रिस्पांस नहीं आया है। ये इजिप्ट का नया प्रपोजल है। फिर आप देखिए जो मोरक्को में जो शिपिंग कंपनीज इजराइल की तरफ जो माल ले जाती हैं उनको रोका गया। मोरक्को का वर्किंग क्लास सड़क पे आ चुका है। और ट्रंप ने ये एक बात कही टाइम मैगजीन में कि अगर एक ईरान के साथ अग्रीमेंट नहीं होता है तब शायद युद्ध हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा युद्ध नहीं चाहता हूं इजराइल को, इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम युद्ध चाहते हो तो तुम कर लो, बाद में हम देख लेंगे। लेकिन अगर ईरान के साथ समझौता नहीं होता है तब परिस्थितियां बदल सकती है। इजिप्ट की तरफ से, इजिप्ट के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया है कि इजराइल और इजिप्ट में पीस हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड गाजा में रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो, गाजा से इजराइल ह्यूमैनिटेरियन जो एड इजराइल ने ब्लॉक की है वो हटाए और इजराइल अपने ट्रूप्स विड्रॉ करे। रशिया के हिमेम एयरबेस जो सीरिया में है, और वहां पर जैसा कि आपको पता है सीरिया में जो मैसेकर्स हुए थे जो एचटीएस ने कराए थे अलावाइट्स और शियाइट्स के, उसमें से 10,000 लोग रशियन बेस में शरण लिए हुए हैं। उसके ऊपर से ड्रोन्स वगैरह उड़े तो, लेकिन रशियंस दे फायर्ड बैक, तो वो भी पूरा चल रहा है। रशिया उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में लगा है। उधर टर्की से और इजराइल का झगड़ा भी हो गया है। अल-शरा किधर जाएगा, टर्की की तरफ कि इजराइल की तरफ, वो भी एक सवाल बना हुआ है। फिर आप देखिए तो जो बेत हनून में जो ताजा जो घटना हुई और जिसमें एक टैंक ड्राइवर मारा गया जो 23 अप्रैल को, जो एक 19 अप्रैल को हुई और उसके बाद जो एक 23 अप्रैल को हुई, तो 23 अप्रैल की जो घटना बेत हनून की ताजा, जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था, उसमें जो टैंक ड्राइवर मारा गया वो आईडीएफ की 79th बटालियन और 14th रिजर्व आर्मर्ड ब्रिगेड का था, और वो एक इजराइल की एलीट यूनिट जो यहलोम कम्बैट यूनिट है उसमें भी काम कर चुका था और बड़ा महत्वपूर्ण आदमी माना जाता था, और उसको स्नाइप करके एक स्नाइपर फायर में हमास ने मारा है। फिर आप देखिए जो जॉर्डन में और सीरिया में, अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण, जॉर्डन ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर दिया। अब जो लोग एक समय, अच्छा सीरिया ने भी बैन कर दिया। अब एक समय क्या था कि बहुत सारे लोग भारत में भी जो मुस्लिम ब्रदरहुड को मानते हैं और सुन्नी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि शाह वलीउल्लाह का जो मूवमेंट है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, और आयतुल्लाह खुमैनी का जो खुमैनिज्म है, इन तीनों का जो एक अलायंस है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो अलायंस है, अभी तो शाह वलीउल्लाह वाली बात तो साउथ एशिया में है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड का क्योंकि हमास मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी मानती है और ईरान आयतुल्लाह खुमैनी की आइडियोलॉजी पे चलता है, तो उसमें तो अलायंस है।
मुस्लिम ब्रदरहुड और अयतुल्ला खुमैनी की आइडियोलॉजी में। वहां पर जॉर्डन ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया जब अभी प्रदर्शन हुए जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में। सीरिया में भी जो पूरा माहौल बन रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड को, सीरिया में जो अल शरा की सरकार है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन करने की तरफ बढ़ रही है। इससे जो भारत में जो मुस्लिम ब्रदरहुड को मानने वाले लोग हैं और जिन्होंने सीरिया जब असाद गिरा था तो समर्थन किया था जुलानी का, अब वो लोग उनका इस पर क्या कहना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने आ गया है। और देखिए इसके बाद जो अंत में जो ट्रंप ने जो बात कही है, उसने कहा है कि अगर यूक्रेन में जल्दी पीस नहीं होती तो उसके बाद रशिया को यह अधिकार होगा कि वो यूक्रेन पे कब्जा कर ले। तो ये देखिए प्रसारण आज का, और कल हम फिर अलग अलग वीडियोस के साथ जो साउथ एशिया की स्थिति है और वेस्ट एशिया की, इसको हम अलग अलग करके आपके बीच लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।